Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed political radicalism and economic crisis of Germany. हमने देखा कि किस तरह से जर्मनी में वाइमार रिपब्लिक एंड स्पार्टस लीग के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे थे और इन कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा हिटलर ने उठाया। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि उनका जो वॉर रेपरेशंस देने थे उसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिकली कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी और जर्मनी जो है वो रेपरेशंस देते देते इतना थक गया था कि फाइनली उन्होंने 1923 में रेपरेशंस देने से मना कर दिया और इस बात से फ्रेंच ने उनका जो रूर रीजन का एरिया था उसे ऑक्युपाई कर दिया। अब उनकी ऐसी कंडीशन देखते हुए अमेरिका को थोड़ी दया आई और उन्होंने डेविस प्लान निकाला। डेविस प्लान इंट्रोड्यूस करने से जर्मनी को बहुत ही हेल्प मिली। उनको जो पे उन्हें देना था, पे बैक करनी थी सारी वॉर गिल्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग उन्हें जितनी भी पेमेंट करनी थी उसमें थोड़ा जो उन्हें राहत मिली डेविस प्लान की वजह से। लेकिन ये प्लान जो है वो ज़्यादा देर तक उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहा और उसके बाद आए द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जिसे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कहा गया और ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा क्या हुआ इस टाइम पीरियड में कि इन ईयर्स को डिप्रेशन का ईयर कहा गया? तो आइए बच्चों चलिए जानते हैं। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 saw some stability, यानी कि जब डेविस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके बाद 1924 से 1928 तक कुछ स्टेबिलिटी देखी गई इकोनॉमिकल कंडीशंस में। जो जर्मनी की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसमें स्टेबिलिटी देखी गई। येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डेविस प्लान से जो उन्हें हेल्प मिली थी वो ज़्यादा देर तक नहीं थी। जर्मनी की जो इन्वेस्टमेंट थी और जो इंडस्ट्रियल रिकवरी थी डेविस प्लान की वजह से, जो उनकी इकोनॉमिक थी कंडीशन थी उसे वो रिकवर कर रहे थे। लेकिन ये जो रिकवरी थी वो शॉर्ट टर्म लोन्स पे हो रही थी। जो कौन दे रहा था उन्हें? यूएसए उन्हें लोन दे रहा था, जिस वजह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो रिकवर हो रही थी। लेकिन ये जो सपोर्ट थी यूएसए ने वो विड्रॉ कर दी, यानी कि ये सपोर्ट देने से मना कर दिया। कब? जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई 1929 में। बच्चों याद रखना कब हुई थी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? 1929 में। जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुई तो यूएसए ने जो शॉर्ट टर्म लोन दे रही थी जर्मनी को वो देना बंद कर दिया। बच्चों वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड्स की बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि यूएसए में है। अब यूएसए की ऐसी कंडीशन देखते हुए वहाँ के जो पीपल थे, वहाँ के जो सिटीज़न थे, उन्होंने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए। और एक सिंगल डे में 24 अक्टूबर की बात है, 24 अक्टूबर 1929 की बात है, एक सिंगल डे में 13 मिलियन शेयर्स बिक गए थे। और बच्चों जब लोग अपने शेयर्स बेच देते हैं तो जो शेयर मार्केट होती है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इट मीन्स यूएसए में जो शेयर मार्केट थी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। और ये सिर्फ अभी शुरुआत थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। अगले 3 सालों में इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन देखी गई यूएसए में, यानी कि 1929 से 1932 तक जो नेशनल इनकम थी यूएसए की वो आधे पे पहुंच गई थी। फैक्ट्रीज जो थी वो बंद पड़ गई थी। एक्सपोर्ट बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। फार्मर्स जो है उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था यूएसए में। जो स्पेकुलेटर्स थे वो अपनी मनी जो है वो विथड्रॉ कर रहे थे मार्केट से, ठीक है। और इस कारण जो स्टॉक मार्केट थी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये जो डिप्रेशन आया यूएसए में ये सिर्फ यूएस में ही नहीं
फेल्ट किया गया बल्कि वर्ल्ड वाइड फेल्ट किया गया। और जर्मनी पे तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि पहले जर्मनी को लोन मिल रहा था अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को रिकवर करने के लिए, लेकिन जब यूएसए की कंडीशन ही ख़राब हो गई तो उन्होंने जर्मनी को पैसे देना बंद कर दिया। The German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929. अब जो जर्मन की इकनॉमी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको जो है इकनॉमिक क्राइसिस से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और 1932 आते तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो 40% फेल कर गई 1929 के लेवल से। मतलब जितनी 1929 ईयर में थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो फेल कर गई 40%। यानी कि जर्मनी बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच गया था। जो वर्कर्स थे वो अपनी नौकरियां गंवा चुके थे, और जो बचे कुचे वर्कर्स थे उन्हें जो वेजेस थी वो बहुत ही कम दी जा रही थी, उनको फुल वेजेस नहीं दी जा रही थी। जो अनएम्प्लॉयड थे वो तो 6 मिलियन हो चुके थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी। और इस सब की वजह से जर्मनी की स्ट्रीट्स पे ऐसे लोग देखने को मिल रहे थे कि उन्होंने अपने नेक के अराउंड कार्ड्स लगाए हुए थे और उस पर लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी कि कोई भी काम करने को, छोटा बड़ा जैसा भी काम मिल जाए, कोई भी काम करने को वहाँ के लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि नौकरी उन्हें मिल ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा गरीबी पड़ गई थी। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ था वो अपना समय कार्ड्स प्ले करके बिताता था। स्ट्रीट के किसी कॉर्नर पे बैठ करके वो सारा दिन कार्ड्स खेला करते थे। अब जो जॉब्स थी वो बिल्कुल डिसअपेयर हो चुकी थी, बिल्कुल गायब हो चुकी थी, किसी को जॉब मिल ही नहीं रही थी। तो यूथ ने क्या किया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दी। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर्स इन पीपल। और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोगों के मन में एक बहुत ही डर बैठ गया कि अब ज़िंदगी कैसी चलाई जाएगी और ये सब कब तक चलता रहेगा। द मिडिल क्लासेस, स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि जिन्हें थोड़ी बहुत सैलरी मिलती थी, और जो पेंशनर्स थे जिन्हें पेंशन मिलती थी, उन्हें इस बात की टेंशन थी कि जो सेविंग है वो डे टू डे ख़त्म होती जा रही हैं, और जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि दूसरी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और जो स्मॉल बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे वो, उनकी कंडीशन तो बिल्कुल ही बुरी हो चुकी थी, क्योंकि उनके जो बिजनेस थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटारिएशन एंड एंजाइटी ऑफ रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। अब जो वहाँ के सोसाइटी थी वो इस डर से बढ़ चुकी थी कि कहीं उनका जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे ना गिर जाए। प्रोलेटारिएशन का मतलब हुआ कि अब जैसे जो कोई मिडिल क्लास है लेकिन उसकी सेविंग्स यूज़ होती जा रही हैं, काम का आगे को नहीं बढ़ रहा है, जो उसके पास था वो वही स्पेंड करता जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे आता जाएगा, वो भी गरीब बनते जाएंगे। बस इसी बात का डर जो है सभी लोगों के मन में बैठा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयड लोग थे वो अपनी लाइफ को स्टेबल रख पा रहे थे, लेकिन वो भी बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो भी क्राइसिस में आ चुके थे। जो किसान थे उनको तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। जो चीज़ें थी, जो क्रॉप्स थी, उनके जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके थे। लोगों के लिए अपने बच्चों का पेट पालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पॉलिटिकली टू द वेइमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। और जो वेइमार रिपब्लिक थी वो तो उसकी कंडीशन तो बहुत ही नाजुक थी। द वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिएंट डिफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ इनहेरिएंट डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गई थी। पॉलिटिकल जो कंडीशन थी वेइमार
रिपब्लिक की वो बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी थी। और जब भी कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म कुछ भी जो है वो जब वीकन हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप के उठने की पूरी संभावना हो जाती है। अब जो डिफेक्ट्स थे वेमर रिपब्लिक में वो क्या थे, तो उनमें से पहला जो डिफेक्ट था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी एक पार्टी को जो है वो मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी तो वो मिलजुल कर ही चला रहे थे, यानी कि पार्टी को मेजॉरिटी ना मिलने पे जो रूल था वो कोलिएशन के साथ ही चल रहा था, यानी मिलजुल के ही चल रहा था। दूसरा डिफेक्ट ये था का आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 48 में क्या था, आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती थी कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकते थे और सस्पेंड कर सकते थे सिविल राइट्स, यानी कि जब वो इमरजेंसी इम्पोज कर देते थे तो जो सिविल राइट्स होते थे वो सस्पेंड कर दिए जाते थे, और जो रूल है वो डेक्री से चलता था, यानी कि आदेश से चलता था, यानी कि जो प्रेसिडेंट आदेश देंगे वही रूल लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब पार्लियामेंट से बिल पास कराना पड़ेगा उसके बाद रूल लागू होगा, बल्कि आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ आदेश दे के ही प्रेसिडेंट कोई भी रूल लागू कर सकता था। तो बच्चों अब यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ जो पावर है वो सबको दी गई, यानी कि जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो सब मिलके काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स पावर सबके पास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग तो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर चली जाती है। तो इस तरह से वेमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, और जिसकी वजह से वेमर रिपब्लिक जो है पॉलिटिकली वीक हो गया, और जो लोगों का विश्वास था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो उठने लगा। अब ऑब्वियस है कि जब किसी एक चीज़ से लोगों का विश्वास उठता है तो वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये सारी जो इकोनॉमिक पॉलिटिकली एंड सोसाइटी की जो क्राइसिस देखने को मिले, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि जैसे ही जर्मनी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और वीक हुई तो हिटलर ने इस बात का एडवांटेज उठाया और वह पावर में आ गया। बच्चों अब बात आती है हिटलर कौन थे, वो कब पावर में आए, उनकी क्या आइडियोलॉजीज रही, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जर्मनी में इकोनॉमिकली क्राइसिस आने की वजह से जर्मनी एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी, और जिन ईयर्स में इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिले उन्हें कहा गया द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.